नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर आज काठमांडू चलते हैं, जहां पर राजशाही को वापस लाने की मांग जोर पकड़ते हुए दिखाई दे रही है। 28 मार्च को नेपाल के एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने सड़कों पर एक रैली निकाली। जब ये रैली नेपाल की पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रही थी, उग्र हो गई और पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 2 लोग मारे गए। अगले दिन फिर रैली निकालने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस और आर्मी ने विफल कर दिया। काठमांडू के उन भागों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। आइए घटना की पृष्ठभूमि में चलते हैं। आपको याद होगा कि सन 2008 में नेपाल के तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह ने गद्दी छोड़ दी थी और नेपाल एक प्रजातांत्रिक देश बन गया था। लोगों को ये उम्मीद थी कि उनके दिन सुधरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 16 सालों में नेपाल ने 13 सरकारें बनते और बिगड़ते देखी, और यही हाल नेपाल के राज्यों का भी है। तो धीरे धीरे नेपाल और नेपालियों की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगी। आज नेपाल में बेरोजगारी है, गरीबी है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सरक रही है। राजनीतिज्ञ किसी तरीके से सत्ता में चिपके रहना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल कार्टेल बना रखे। कहने का मतलब है कि किसी की भी सरकार हो, उस सरकार को ज्वाइन करने के लिए अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ भी है तो जाने को तत्पर दिखाई देते हैं। आमतौर से प्रजातंत्र में जिस दल के पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, वो सरकार बनाता है, और उससे नंबर 2 दल के पास जितनी सीटें होती हैं, वो विपक्ष में बैठता है। अगर सरकार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सीटों वाले दल के पास बहुमत नहीं होता है, तो किसी और दल से समर्थन लेता है और संयुक्त सरकार बनाता है। लेकिन नेपाल में हालात ये हैं कि सबसे ज़्यादा दल और उसके बाद नंबर 2 जिसके पास सीटें हैं, दोनों मिलकर के सरकार बना लेते हैं। तो आज विपक्ष में कौन बैठ रहा है? जो नंबर 3 पायदान पर था, जो नंबर 4 पायदान पे था, जो नंबर 5 पायदान पे था। इसी को पॉलिटिकल कार्टेलाइजेशन कहते हैं। नेपाल में पॉलिटिकल कार्टेल्स काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से पॉलिटिशियंस के करप्शन छिप जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जब ये सारी चीज़ें उठी, तो किंग ज्ञानेंद्र, जिन्होंने देश नहीं छोड़ा था, काठमांडू में ही रहे लेकिन राजनीति से दूर रहे। हाँ, किसी तीज त्यौहार के मौके पर जरूर जनता से मिलते थे, लेकिन इस साल नेपाल डेमोक्रेसी डे पर, जो कि फाल्गुन की 7वीं तिथि को मनाया जाता है और इस साल 19 फरवरी को पड़ी, किंग ज्ञानेंद्र ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने देश को निराश किया है। देश के अंदर अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और सारी चीज़ें उन्होंने कही कि देश आज बुरी हालत में गुजर रहा है। और इसके साथ 9 मार्च को जब किंग ज्ञानेंद्र पोखरा से काठमांडू वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों की भीड़ उन्हें उनके घर छोड़ने गई, और ये सब देख करके पॉलिटिशियंस सतर्क हो गए और तुरंत स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट आने शुरू हो गए। वर्तमान में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि डेमोक्रेसी में
कोई रिवर्स गियर नहीं होता। अगर किंग ज्ञानेंद्र की कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है तो वो इलेक्शन लड़े। लगभग यही बात शेर बहादुर देउवा ने नेपाली कांग्रेस से कही और यही बात पुष्प कुमार कमल दहाल ने भी कही। तो इस तरीके से तीन प्रमुख राजनीतिक दलों ने किंग की या किंग ज्ञानेंद्र की बात का विरोध किया और उन्होंने उनको ये चेतावनी दे दी कि सख्ती से निपटा जाएगा। अगर उनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है तो राजनीतिक दल बनाएं और मैदान में आए। इस तरीके के वक्तव्य शुरू हो गए क्योंकि वो 9 मार्च के उनके स्वागत से थोड़ा हिले हुए थे और इसके बाद 28 मार्च हुआ और 28 मार्च को ये चीज़ हो गई। तो आज नेपाल में क्या मांग उठ रही है? नेपाल में 2 मांगें उठ रही हैं और 2 मांगें ऐसी हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र फिर से घोषित किया जाए और नेपाल में राजशाही फिर से बहाल की जाए। दूर की कौड़ी लगती है क्योंकि आज नेपाल में संविधान है, एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम है, अच्छा हो या बुरा हो, तो इसके अंदर राजशाही किस तरीके से फिट होगी ये जल्दी से कोई सोच नहीं सकता। लेकिन आज इस बारे में बात शुरू हो गई। आज नेपाल के अंदर जो समस्या है वो करप्शन की है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, पॉवर्टी की है और धीरे धीरे ये चीज़ उग्र होती जा रही है और पॉलिटिकल करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को बचाते हैं और किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अगर मान लीजिए नेपाल में राजशाही वापस आती है तो किन किन मरहलों से उसे गुजरना पड़ेगा? अगर नेपाल में मान लीजिए राजशाही का फिर से आगमन होता है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा जैसे आप इंग्लैंड में पाते हैं? इसके मतलब है कि नेपाल में राष्ट्रपति का पद खत्म किया जाएगा, पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा। इस बात पे लोग बहुत सहमत हैं कि नेपाल में एक पैटर्न होना चाहिए जो कि इन सब की गलतियों पर निगाह रख सके, क्योंकि आज के पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिशियंस को करप्शन करने की छूट मिली हुई है। लेकिन आज पॉलिटिकल सिस्टम एक तरीके से एकजुट हो गया है किंग ज्ञानेंद्र के खिलाफ और उन्हें कोशिश की जा रही है कि इस मामले में घसीटा जाए। अभी तक किंग ज्ञानेंद्र ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, किसी रैली में खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जांच एजेंसियां ये जांच कर रही हैं कि किस तरीके से उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट ढूंढा जाए। और सबसे हंसी की बात यह है कि काठमांडू की नगर महापालिका ने किंग ज्ञानेंद्र को 7,93,000 रुपए का जुर्माना लगाया इस रैली के चलते 8 दफ़ाओं में, जिसमें जो नुकसान हुआ, जो इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ आदि आदि करके उन्होंने 7,93,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और नगर पालिका की ये चिट्ठी जब किंग ज्ञानेंद्र के घर में देने गए तो गार्ड्स ने उन्हें नहीं जाने दिया। तो अब एक दूसरा रास्ता वो अपनाएंगे कि अदालत का सम्मन उन्हें भेजेंगे। बहरहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से किंग ज्ञानेंद्र को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और परोक्ष रूप से पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर केपी शर्मा ओली इस बारे में इशारा कर चुके हैं कि ये सारा भारत का किया धरा है। लेकिन आज आम नेपाली के मन में ये 2 विचार अवश्य हैं कि नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था
और उसे सेकुलर उनकी जानकारी के बगैर बनाया गया। तो हिंदू राष्ट्र बहाल होना चाहिए। और दूसरा, राजशाही को फिर से आना चाहिए। लेकिन राजशाही के आने में एक अड़चन दिखाई देती है। किंग ज्ञानेंद्र 77 साल के हैं। अगर किंग ज्ञानेंद्र के बाद कौन बागडोर संभालेगा राजशाही की? क्या क्राउन प्रिंस पारस, जिनका की पास्ट बहुत ही बदनाम रहा है, क्या नेपाल की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? एक समस्या है। लेकिन राजशाही वापस आए या ना आए, लेकिन इस एजिटेशन ने आज के राजनीतिक दलों को नेपाल में आईना दिखा दिया है कि हम आपकी कारगुजारी से संतुष्ट नहीं हैं और हम राजशाही में वापस जाना चाहते। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।